मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएँ ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और इसके साथ जितने भी आपके सर्किल में भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग औरंगजेब का पार्ट 2 देखते हैं। फिर हम लोग उसके बाद उत्तर काल के बारे में इसका देखेंगे। ठीक है, कि मतलब कि इसका काल कैसे कैसे होता है। तो अब तक आप औरंगजेब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पे क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद 1680 में इसने तुला दान पे भी रोक लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं औरंगजेब। ठीक है, इसने क्या किया कि सबसे ये तो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने सोने चांदी के वस्तु पर भी रोक लगा दिया। ठीक है, सोने चांदी के वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दिया। ठीक है, प्लस में ठीक है, जो मुद्रा पे कलमा को हटा दिया। ठीक है, जो मुद्रे पर क्या होता था कलमा, मुद्रा पर से कलमा हटा दिया। ठीक है, इसके बाद संगीत पर रोक लगा दिया। इसके बाद चित्रकारी पर रोक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि संगीत पर तो इसने रोक लगा दिया, लेकिन यह खुद वीणा बजाता था। ठीक है, वीणा का अच्छा जानकार था। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि यह खुद वीणा बजाता था, अच्छा जानकार था। ठीक है, तो जानकार था तो वो बजाता ही होगा। इसके बाद चित्रकारी को इसने रोक लगा दिया। तो जिस समय यह चित्रकारी को इसने रोक लगाया था तो आप वहीं से क्या हुआ कि चित्रकार जो थे वो वहाँ से विभिन्न जगहों पे चले गए। कुछ उत्तर प्रदेश में चले गए, कुछ बिहार में भी चले आए। तो जो वहाँ से चित्रकारी बिहार में आए हैं, ठीक है, उसी को पटना कलम चित्रकारी कहा जाता है। जो कि आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी सरकारी बाउंड्री लाइन हो या कोई भी भवन हो तो उस पर चित्रकारी बनाई जा रही है, तो वो यहीं से भागे हुए चित्रकार के वंशज हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक सवाल औरंगजेब से आपसे पूछता है। ठीक है, कि औरंगजेब के समय में ही सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रहते थे। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर लीजिए कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार इसके दरबार में क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, इसके बाद क्या था कि इसने धार्मिक मामलों को देख रेख के लिए, ठीक है, धार्मिक मामलों को देख रेख के लिए, तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लेंगे, धार्मिक मामलों के देख रेख के लिए, ठीक है, देख रेख के लिए इसने क्या किया, एक अधिकारी को नियुक्त किया। ठीक है, मुहद्दिसी, अधिकारी। ठीक है, अधिकारी को क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेचारा औरंगजेब, और हाँ एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है कि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की क्या होती है,
मृत्यु हो जाती है और औरंगाबाद में ठीक है, तो औरंगाबाद में ही इसको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। तो आपसे पूछता है कि औरंगजेब की मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। ठीक है, ठीक है। तो 1707 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा कहाँ है या दफनाया कहाँ गया था, तो औरंगाबाद में दफनाया गया था। लेकिन एक यहाँ से सवाल आपसे छूट रहा है, ठीक है, कि इसकी जो बीवी थी, ठीक है, इसकी बीवी जो थी कौन थी, बेगम दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम, इसने कहा कि मेरे लिए भी आप एक ताजमहल बनाएं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक ताजमहल के रूप में ही बनाया, जिसको हम लोग बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं, या द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं, या उसको ताजमहल की घटिया नकल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो ठीक है, तो इस ऐसे कर लें, इसने अपने बीवी के लिए एक ताजमहल बनवाया, जिसे यहाँ से लिखेंगे द्वितीय ताजमहल, या ऐसे करते चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, द्वितीय ताजमहल या बीवी का मकबरा। ठीक है, बीवी का मकबरा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछता है ये कि कौन सा, तो ताजमहल की घटिया नकल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ताजमहल की घटिया, ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं। ठीक है, ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं। तो आराम से समझ ले, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कभी कदार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य क्या हुआ कि पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ से क्या था कि औरंगजेब के पहले शाहजहाँ जो था वह मतलब कि वो क्या किया, स्थापित कला कहा था कि यानी बहुत सारे मतलब कि थी बिल्डिंग वगैरह बनाया। ठीक है, जिसमें वो बहुत सारा मतलब कि पैसा क्या किया, खर्च कर दिया। तो औरंगजेब के पास वैसा बचा ही नहीं, और ऊपर से औरंगजेब क्या हो कि धार्मिक कट्टरता निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ मतलब कि मुगल साम्राज्य कुछ अच्छा चला था, लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कोई भी इस तरीके का शासक नहीं आता है कि जो कि अच्छे से शासन कर सके। ठीक है, क्या कर सके, अच्छे से शासन कर सके। तो अब हम लोग थोड़ा सा उधर की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हेडलाइन डाल लीजिए आप, उत्तर मुगल का, उत्तर मुगल का। ठीक है, इसमें देखिए अब होता क्या है कि औरंगजेब के बाद के काल को, ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद या औरंगजेब के बाद के काल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ठीक है, इस काल में कोई भी शासक क्या हुआ कि योग नहीं आया। जैसे कि आप पहला ही देखेंगे बहादुर शाह, कौन सा देखेंगे, बहादुर शाह। ठीक है, इसका शासन काल कब से कब चला, तो 1707, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु आपको कब हुई थी, 1707 में। ठीक है, और यहाँ से यह 12 तक शासन किया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि इसका जो मतलब कि इसे लंपर साहेब बेखबर, ठीक है, क्या कहा गया है, बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा गया है। ठीक है, साहेब बेखबर कहा गया है। ठीक है,
साहेब बेखबर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको अपने राज्य के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, ठीक है, कि मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य कहाँ तक है, ठीक है, इसीलिए इसे साहेब बेखबर कहा गया है। इसका ओरिजिनल नाम मुअज्जम था, ठीक है, मुअज्जम। अगर असली नाम आपसे पूछे तो क्या था? मुअज्जम था, ठीक है, मुअज्जम था। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस वर्ष शासक बना उस वर्ष इसकी आयु मात्र 63 वर्ष की थी। आप सोचिए कि यह 63 वर्ष में क्या बना? राजा बना, ठीक है। तो यह सबसे उम्र दराज राजा बना, ठीक है, अधिक उम्र के साथ, सबसे अधिक उम्र, ठीक है, अभी जब तक सबसे अधिक उम्र, सबसे अधिक उम्र का राजा, ऐसे करें, सबसे अधिक उम्र का यह राजा बना, ठीक है। यह अब इसने एक उपाधि दिया था किसको? तो राजा जय सिंह को। इसने राजा जय सिंह को, राजा जय सिंह को क्या नाम, क्या चीज का उपाधि देता? सवाई की उपाधि दी, इसकी सवाई की उपाधि दी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो बहादुर शाह ने दिया था, ठीक है। इसके बाद 1712 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और 1712 के बाद दूसरा राजा आता है, कौन सा? जहांदार, ठीक है, दूसरा कौन सा? जहांदार, ठीक है, जहांदार शाह, ठीक है। तो जहांदार शाह कितना चलेगा? 1712 से 1713, मात्र यह 1 साल ही शासक रहता है, ठीक है। अब यह इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। देखिए, साहेब बेखबर किसे कहा गया? तो बहादुर शाह को, क्योंकि इसे अपने राज्य के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में पता ही नहीं था कि मेरा साम्राज्य कहाँ तक है, ठीक है। इसी के कारण इसे साहेब बेखबर कहा है। इसका असली नाम मुअज्जम। तो ये दोनों चीज़ आप जानिएगा। और ये पूछा जाता है कि मुगल शासन काल में सबसे ज़्यादा उम्र में राजा कौन बना था? तो बहादुर शाह बना था, ठीक है। कितने वर्ष में? तो 63 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसी ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। इसके बाद देखिए जहांदार शाह। तो जहांदार शाह का सबसे इम्पोर्टेंट कहानी यही सवाल पूछता है कि इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। कौन सा? लंपट मूर्ख, ठीक है। इसे लंपट मूर्ख कहा गया। इसे लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दान देता था। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से क्या करता था? जो भी इससे मांगने आता था उसको दे देता था, ठीक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से आप जान लेंगे लंपट मूर्ख से भी ज़्यादा कि सैद बंधु के सहायता से यह राजा बना था, ठीक है, शासक बना। किसके सहयोग से? सैद बंधु। सैद बंधु के सहायता से राजा बना, ठीक है। किसके सहायता से? तो सैद बंधु के सहयोग से यह राजा बना, ठीक है। इसीलिए सैद बंधु को राजा निर्माता भी कहा गया है। तो इससे इंपॉर्टेंट एक चीज भी लिख लेंगे यहीं पे कि इस सैद बंधु को क्या कहा गया है? राजा निर्माता, ठीक है, राजा निर्माता इसे कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फर्रुखसियर देखते हैं, ठीक है। किसको? फर्रुखसियर को। तीसरा जो राजा है फर्रुखसियर।
फारुखशियर यह 1713 से 19 तक, फारुखशियर कब से 1713 से 1729 तक, ठीक है। इसे कायर या घृणित, कायर या घृणित कायर कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? घृणित कायर, घृणित कायर कहा गया है। अब इसे घृणित कायर इसलिए कहा गया है कि इसने सैद बंधुओं की सहायता से जहांदार की क्या हुई थी कि मृत्यु कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद यह शासक बना था, ठीक है। तो इसीलिए इसे घृणित कायर कहा गया है, ठीक है। 1717 में, ठीक है, 1717 में यहाँ से फारुखशियर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जान लीजिएगा कि 1717 में यह चेचक की बीमारी, फारुखशियर एक चेचक की बीमारी से क्या हुआ, ग्रसित हो गया और यह ठीक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन, कौन सा, 1717 में चेचक से बीमार पड़ गया, ठीक है। और इंग्लैंड का डॉक्टर हैमिल्टन ने इसे क्या कर दिया, ठीक कर दिया, जिसके एवज में इसने 3000 रुपया प्रति वर्ष पर बंगाल दे दिए, ठीक है। क्या कर दिया, बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया, मतलब कि व्यापारी छूट दे दिया, ठीक है। इसी मतलब कि इसी को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। अंग्रेज शासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, अंग्रेज शासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। तो आराम से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको एक एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, घृणित कायर कहा गया। 1717 में यह चेचक की बीमारी से ग्रसित हो गया और यह ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसी समय एक इंग्लैंड का डॉक्टर हैमिल्टन आया और इसे चेचक की बीमारी से क्या कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है। तो इसने 3000 प्रति वर्ष के टैक्स के रूप में बंगाल को इसने व्यापारिक छूट दे दिया, मतलब कि तुम लोग बंगाल में क्या कर सकते हो, तो व्यापार कर सकते हो, ठीक है। इसी एवज को अंग्रेज शासन काल का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है, अंग्रेज शासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी कि, ठीक है, 1717 में, ठीक है, इसी समय में 1717 में इसने मराठा पेशवा, ठीक है, 1717 में, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 1717 में किसका, तो मराठा पेशवा, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ से एक संधि किया। क्या किया कि 1717 में ही बालाजी विश्वनाथ से इसने एक, ठीक है, संधि की, जिसे क्या कहा गया, ठीक है, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। एक संधि की जिसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसके किसके बीच में संधि से हुआ था, तो ये आपका फारुखशियर और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक देख लेते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है, चौथा मोहम्मद शाह।
ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, ठीक है। यह मोहम्मद शाह, ठीक है, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह, ठीक है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यह, इसको समाज से कोई भी मतलब नहीं था, इसको सम्राट से कोई भी मतलब नहीं था, बस यह केवल भोग विलास और ऑर्केस्ट्रा में मतलब कि डूबा रहता था, ठीक है। नाच गान से यह बहुत ही क्या था, मतलब कि देखता था, ठीक है। इसका असली नाम जो था वो रोशन अख्तर था, ठीक है, रोशन अख्तर, रोशन रोशन अख्तर, ठीक है। असली नाम इसका क्या था? रोशन अख्तर था, ठीक है। इसके समय में मुगल साम्राज्य का बिखराव बहुत तेजी से हो गया, ठीक है, क्योंकि अब साम्राज्य में कुछ बच नहीं गया था, ठीक है। अभी तो आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुगल साम्राज्य थे जो कि बर्तन बेच के मतलब कि सेना को क्या करते थे कि महीना दिया करते थे, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक ठाक कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बाद से बहुत तेजी से क्या हुआ कि बिखराव स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी क्रम में एगो तो तंगी से ये सब जी ही रहा था, और मतलब कि नाच गान में ज़्यादा ये मतलब कि बिलिंग रहता था। अब इसी में अचानक, ठीक है, मुर्शिद कुली खान अब धीरे धीरे ये सब जो क्षेत्र इसके कब्जा में थे वो अलग होने लगे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान, ठीक है, बंगाल को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ से आप जान लें। इसके बाद शहादत खान स्वतंत्र अवध को घोषित कर दिया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दी। तो यहाँ से लिख ले, ठीक है, कि इसी के समय ठीक है, बंगाल, ठीक है, तो बंगाल को स्वतंत्र घोषित कौन किया? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद बंगाल के बाद आपका आता है कौन सा? अवध को भी इसने शहादत खान, ठीक है, शहादत खान ने स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। तो हैदराबाद को आपको किसने किया? निजामुल मुल्क, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बंगाल, अवध और हैदराबाद किसके समय में स्वतंत्र घोषित हो गए थे? तो मोहम्मद शाह के समय में ही क्या हुआ था कि स्वतंत्र घोषित हो गए थे। बंगाल को किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। अवध को किसने किया? शहादत खान ने। हैदराबाद को निजाम मुल्क ने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस पे क्या कर दिया? 500 घोड़सवार के साथ इस पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो यहाँ से लिख लेंगे 1737 में 500 घोड़सवार के साथ, ठीक है, कौन? तो बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, बाजीराव प्रथम ने इस पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम ने आक्रमण तो कर दिया, यहाँ से लूट के जितना धन दौलत ले जाना था वो लेके चले गए। और प्लस में इन्होंने बताया कि अगर तुम मेरा अधीनता स्वीकार कर लेते हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे कि विदेशी आक्रमणों से हम तुम्हें बचाएंगे, ठीक है। और ये करके यहाँ से ये चले जाते हैं, ठीक है। फिर 1739 में
1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, तो सीधे सीधे यहाँ से लिख लें कि 1739 में नादिर शाह, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसके समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था या बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह के मतलब कि समय में ही ये दोनों क्या हुए थे कि आक्रमण किए थे, ठीक है। ठीक है, अब अगर कभी कदार पूछे कि 1739 में किसने नादिर शाह आक्रमण, ठीक है, आक्रमण किया, लेकिन नादिर शाह को यह आक्रमण करने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो शहादत खान ने इसे प्रेरित किया था, ठीक है। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा, ठीक है, यही नादिर शाह यहाँ से क्या हुआ कि कोहिनूर, ठीक है, कौन सा? कोहिनूर हीरा लेकर चला गया, तो सवाल भी पूछा जाता है कि कोहिनूर हीरा भारत से किसने ले गया? तो नादिर शाह ने ले गया था। किस पे आक्रमण करके? तो मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके इसने कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया और मयूर सिंहासन भी ले गया, ठीक है। और मयूर सिंहासन भी यहाँ से क्या किया? लेके चला गया, ठीक है। मयूर सिंहासन भी लेकर अपने साथ चला गया, ठीक है। और 1748 में यहीं तक शासन काल चला था। तो 1748 में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो आप अभी तक जो 4 राजा देखे हैं वह मुगल वंश का अभी तक तो ठीक ठाक था, ठीक है, मतलब कि मिला जुला के इन्होंने ठीक ठाक लाया था। लेकिन इसके बाद अहमद शाह आएगा, आलमगीर द्वितीय आएगा, शाह आलम द्वितीय आएगा, अकबर द्वितीय आएगा, बहादुर शाह द्वितीय आएगा। वो लोग तो मतलब जो किए हैं वो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वह इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े, ठीक है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है यह जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है, ठीक है। और समय से सब लोग जुटे, यही मेरी थी है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत के तरफ मूवमेंट कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं वो हम मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी नए लड़के इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं आज का वीडियो देखने के साथ साथ वह हमारे YouTube चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।